ऑक्सीडेशन नंबर मींस जो चार्ज आपका सेंट्रल एटम कैरी कर रहा है, कब? जब आपके लिगेंड सारे के सारे रिमूव हो चुके, राइट? एक एग्जांपल ले लेते हैं, CuCN4, थ्री बाइंड्स, ओके। हम सभी को पता है कि इसमें Cn जो होता है साइनाइड, जिसका चार्ज क्या होता है? -1, मतलब Cn माइनस होता है, ओके। अब अगर कायदे से देखा जाए, अगर मैं कॉपर को मान लेता हूं x, ठीक है, लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर बी x, तो x + 4 × -1, ओवरऑल चार्ज कितना है? -3, तो x - 4 = -3, x = -3 + 4, x = +4। ये रहा भाई कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जो कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, कैसे? जितना ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है ये एटम लिख लो और रोमन न्यूमरल में लिख दो उसका ऑक्सीडेशन नंबर ऐसा। अगर 1 है तो रोमन न्यूमरल में 1 लिखना है, रोमन न्यूमरल हम सभी को मालूम है, राइट? तो उस पर्टिकुलर एटम लिखो, ब्रैकेट में रोमन न्यूमरल, which shows its oxidation state. Any doubts? पक्का? No doubt. Yes. देखो, कोई भी पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स में आपको ये तो पता है कि सारे के सारे लाइगेंड्स होते हैं जो भी कनेक्टेड होते हैं। अब जितने भी लाइगेंड्स कनेक्टेड है अगर वो सेम हो गए तो वो होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स होता है, राइट? All the ligands which are attached to the central metal atom, if they are same, then that is homoleptic complex. For example, अभी ये जो एग्जांपल दिया मैंने, अब देखो इस एग्जांपल में देखो ध्यान से आप कि ये कॉपर है, कॉपर के पास जो भी लाइगेंड है, जितने भी लाइगेंड है सब साइनाइड के हैं। कॉपर के 4 लाइगेंड्स है और चारों साइनाइड, मतलब चारों के चारों सेम है। यस, तो भाई ये आपका होमोलेप्टिक है बिकॉज ऑल द लाइगेंड्स आर ऑफ सेम टाइप, ओके। अब आता है हेटेरोलेप्टिक, ठीक है, जिसमें आपके लाइगेंड्स डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, ओके। जैसे हम ऐसे लिखते हैं कॉपर NH3 Cl2, अब यहां मेरे पास 4 लाइगेंड अमोनिया के हैं और 2 लाइगेंड क्लोरीन के, हो गए अलग अलग, मिक्स हो गए, हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। विदाउट सो नेमिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नेमिंग के लिए सर्टेन रूल्स है, सर्टेन रेगुलेशंस है। मैं रूल 1, रूल 2, रूल 3 करके रूल वाइज आपको सबसे पहले एक रूल दिखाऊंगा, ओके। उसके बाद फिर अपन फाइनली सारे रूल्स जब हमको याद हो जाएंगे फिर हम नेमिंग करने के लिए चालू करेंगे, राइट? तो देखिए सबसे पहले लिखिए रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 मैं डिक्टेट कर रहा हूं, ठीक है, और बोर्ड में शॉर्ट में लिखूंगा, राइट? द कैटायन इज नेम्ड फर्स्ट, कैटायन को सबसे पहले नेम किया जाता है इन बोथ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज, इन बोथ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज्ड cationic and anionic entity, cationic and anionic entity, ओके। देखो एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आपका कैटायनिक भी हो सकता है, मतलब चार्ज प्लस भी हो सकता है, और एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आपका एनायनिक भी हो सकता है, पर दोनों के केस में हम कैटायन को पहले नहीं करते,
जैसे NaCl होता है, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, कैटायन का छोड़ के, ठीक है। हमको पता है कि ये Na प्लस है, ये Cl माइनस है, इसलिए सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। क्लोरीन सोडियम बोलते हैं क्या? नहीं। तो कैटायन का नाम सबसे पहले आता है, ठीक है। ये हो गया सबसे पहला रूल। रूल नंबर 2 लिखिए। Rule number 2. Ligands are named in an alphabetical order. अगर आपके पास एक जैसे ही हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक से ज्यादा अगर लाइगेंड्स होते हैं तो उनको आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नेम करना पड़ता है। बिफोर द नेम ऑफ सेंट्रल एटम, मतलब सेंट्रल एटम को नामकरण करने से पहले या सेंट्रल एटम का नाम लिखने से पहले लाइगेंड्स का नाम लिखना है, वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जैसे कि मैं आपको बताता हूं एग्जांपल, ध्यान से देखिए। ओके, एक मेरे पास बहुत अच्छा कंपाउंड है, ऐसा ब्रैकेट में है, ये क्रोमियम है, ये NH3 है थ्राइस, और ये H2O है थ्राइस, और ये +3। सबसे पहली बात, ये +3 से आपको समझ में आ गया कि ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, राइट। ये लाइगेंड्स है, ये लाइगेंड्स है, लाइगेंड्स का नाम पहले आना चाहिए, राइट। अब जो NH3 है इसको अपन हमारी भाषा में अमोनिया बोलते हैं, लेकिन जैसे ही NH3 आपका लाइगेंड में आता है इसका नाम कन्वर्ट होकर अमाइन हो जाता है। नोट कर लीजिए, ठीक है, पहले देख लीजिए फिर नोट कर लीजिए, अमाइन। और H2O हम सभी को पता है, हम सब इसको वाटर बोलते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जब H2O आपका लाइगेंड होता है तो हम इसको एक्वा बोलते हैं, एक्वा। अब आप ध्यान से देखिए, दोनों में A है, लेकिन यहाँ पे A के बाद M है और ये A के बाद Q है, मतलब ये पहले आएगा ये बाद में आएगा, राइट। अब 3 है यहाँ पे, मतलब ट्राई अमाइन, ठीक है। 3 यहाँ पे क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है, ट्राई एक्वा, ओके। उसके बाद क्या है लास्ट में, सेंट्रल एटम क्या है, क्रोमियम। इस तरीके से नेमिंग होती है। नेम्स ऑफ एनायनिक लाइगेंड्स, नेम्स ऑफ anionic ligands ends with O, ends with O, whereas cationic and neutral ligands are same. Cationic and neutral ligands are same. मतलब कि अगर कोई लाइगेंड एनायनिक है, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन एक एनायन होता है, क्यों, क्लोरीन Cl माइनस होता है, तो ये हो जाएगा क्लोरो, O से एंड होगा, राइट, ऐसा। ब्रोमीन है, ब्रोमो। लेकिन अगर कोई कैटायनिक लाइगेंड है या न्यूट्रल लाइगेंड है, उसको अपन जैसा लिखते हैं वो वैसा ही होगा। जैसे H2O एक न्यूट्रल लाइगेंड है, एक्वा लिखते हैं एक्वा ही रहेगा। अमोनिया एक न्यूट्रल लाइगेंड है, अमाइन लिखते हैं अमाइन ही रहेगा। मतलब जो लाइगेंड्स के नाम हम सीखे हैं वो एज इट इज रहेगा, अगर वो कैटायनिक और एनायनिक है, सॉरी कैटायनिक और न्यूट्रल है, और अगर एनायनिक है तो O से एंड होगा, ठीक है। अब इसमें दो चीजें और बताई गई हैं
कि CO एक लाइगेंड है, ओके, कायदे से कार्बन मोनोऑक्साइड होता है और ये कार्बोनिल होता है इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कार्बोनिल। याद करिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने बोला था कि C डबल बॉन्ड को आपका कार्बोनिल ग्रुप होता है, राइट? तो उसको उस पर्सपेक्टिव से देखिए, राइट? और आपका NO अगेन नाइट्रोजन ऑक्साइड है अगर नेमिंग में देखा जाए, लेकिन ये नाइट्रोजन होता है, राइट? नोट डाउन। अगर आपके जो लाइगेंड्स है वो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल समझते हो क्या होता है? इंडिविजुअल मतलब जो कि आपके मोनोडेंडेट लाइगेंड्स है, मतलब सिंगल लाइगेंड है, ठीक है? ये मोनोडेंडेट, मोनोडेंडेट, ठीक है? तो यहां पे आप नंबर के हिसाब से डाई लगा सकते हो, ट्राई लगा सकते हो, टेट्रा लगा सकते हो, लेकिन अगर आपके लाइगेंड्स डाइडेंडेट होते हैं या पॉलीडेंडेट होते हैं या ओवरऑल कोई आपका एक पूरा का पूरा कंपाउंड होता है, इस पर्टिकुलर केस में आप डाई ट्राई टेट्रा यूज नहीं करोगे। इसमें आपका जो लैंग्वेज है वो चेंज होगा और वो हो जाएगा बिस। जब आपके दो मॉलिक्यूल रहेंगे उसका नाम होगा बिस, जब आपकी यही चीज तीन रहेंगे तो उसका नाम होगा ट्रिस, और यही चार रहेगा तो उसका नाम होगा टेट्राकिस। ठीक है? जैसे अपन एक इंडिविजुअल लाइगेंड्स के लिए डाई ट्राई टेट्रा यूज करते हैं, वैसे ही एक पॉलीडेंडेट डाइडेंडेट या कंपाउंड वाले लाइगेंड्स के लिए बिस, ट्रिस और टेट्राकिस यूज करते हैं। एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिए। NiCl2 PPH3, राइट? अब देखिए यहां से पहचानिए, निकल आपका डी ब्लॉक एलिमेंट है, ओके, तो सेंट्रल मेटल है। क्लोरीन आपका एनायनिक लाइगेंड है, राइट? अब ये भी आपका अल्टीमेटली लाइगेंड है, PPH3। अब PPH3 क्या होता है? ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। ट्राइफिनाइल फॉस्फीन आपस में ही एक बहुत बड़ा कंपाउंड है, राइट? तो हम इसका नाम कैसे लिखेंगे भाई? देखो ये आपका हो जाता है क्लोरीन, ओके, तो ये तो आपको पता है कि क्लोरीन C से चालू होता है और फिनाइल T से चालू होता है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर अगर लाइगेंड्स में देखेंगे तो ये पहले आता है, तो पहले मुझे इसको लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखूंगा? डाइक्लोरो, क्योंकि भाई ये इंडिविजुअल लाइगेंड है, यहाँ डाई लगेगा, ये इंडिविजुअल लाइगेंड है, यहाँ डाइक्लोरो लगेगा, लेकिन ये इंडिविजुअल लाइगेंड नहीं है, तो यहां पे बिस, ठीक है? बिस लिख के ब्रैकेट में ट्राई फिनाइल फॉस्फीन, ब्रैकेट क्लोज। मतलब आपको बिस लिख के पैरेंथेसिस यानी कि ब्रैकेट में लिखना है, इसमें यहां पे हम ब्रैकेट नहीं डालते, लेकिन बिस, ट्रिस और टेट्राकिस में आपको बिस लिखने के बाद ऐसा पैरेंथेसिस में ब्रैकेट्स में उसका नाम लिखना है, और बचता क्या लास्ट में? निकल, वो निकल। रूल नंबर 5, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मेटल इज इंडिकेटेड बाय रोमन न्यूमरल इन पैरेंथेसिस, राइट? तो जो भी आपका ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो आपका रोमन न्यूमरल में होगा, ऐसा यहाँ पे, और ब्रैकेट्स में होगा हमेशा, राइट? ये रूल नंबर 5, ओके। इसके लिए एक एग्जांपल और देना चाहता हूं मैं, देख लो। जैसे कि कोबाल्ट है, NH3 6 है और ये Cl3, ऐसा कोई कंपाउंड है, ठीक है? अब अगर मेरे को कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, मैं कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर X ले लेता हूं। अमोनिया पूरा का पूरा एक कंपाउंड है आप खुद में, तो जो भी कंपाउंड होता है उसका ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है 0, राइट? तो 6 × 0, और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट है -1,
तो 3 इंटू -1 इक्वल टू 0, तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +3। तो आपका कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +3। ठीक है, तो ये ऐसा आएगा कोबाल्ट 1 2 3 ऐसा। समझ में आया? तो इस तरीके से आपका ऑक्सीडेशन नंबर रोमन न्यूमरल्स में आएगा ब्रैकेट्स के अंदर, रूल नंबर 5। ठीक है, एंड द लास्ट रूल, रूल नंबर 6, इफ द कॉम्प्लेक्स इज ए कैटायन, ये रूल बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, इफ द कॉम्प्लेक्स इज ए कैटायन एंड द मटेरियल इज नेम्ड सेम, अगर आपका कॉम्प्लेक्स मतलब मैं पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात कर रहा हूं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आपका अगर कैटायन निकला तो उसका नेमिंग में कोई चेंज नहीं आएगा, उसके नेम में नो चेंज, वो जैसा नेम है वैसे ही आएगा। ठीक है, बट इफ द कॉम्प्लेक्स इज एन एनायन, द नेम ऑफ द मेटल एंड्स विद द सफिक्स 8। अगर आपका कॉम्प्लेक्स एनायन हुआ तो वो जो नेम है 8 से एंड हो, राइट? एग्जाम्पल, और कॉम्प्लेक्स कैटायन हो या न्यूट्रल, दोनों के लिए सेम रूल है। कॉम्प्लेक्स आपका कैटायनिक हो या न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हो, उसके नेमिंग में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर आपका कॉम्प्लेक्स एनायन होगा तो उसके नेम में जो भी चीज आएगा वो 8 लग जाएगा लास्ट में। कॉम्प्लेक्सेस जनरली आपके दो टाइप के होंगे। ठीक है, मैंने इसके पहले भी आपको एक बार बताया हुआ है कि ये अगर ऐसा कैटायन कुछ है सपोज यहाँ पे, तो ये कॉम्प्लेक्स आपका एनायनिक है। ओके, नहीं आपका कॉम्प्लेक्स ऐसा है और यहाँ पे एक एनायन है मान लो, तो ये आपका कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। अब कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में तो नाम एज इट इज रहेगा मेटल का, मतलब अगर ये मैं कोबाल्ट लिख रहा हूं तो वो नाम यहाँ पे कोबाल्ट ही रहेगा, कोबाल्ट, और उस पर। लेकिन अगर मैं एनायनिक कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट आ गया मान लो मेटल, तो यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा कोबाल्टेट। डिफरेंस क्लियर हो? अब एक पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स कैटायन और एनायन कैसे पता लगता है? उसके पोजीशन से, कि भाई वो बाद में आ रहा है कि पहले आ रहा है। अगर बाद में आया तो एनायनिक है, और एनायनिक है तो आपको सब चीज लाइगेंड्स का नाम लिखना है, बट आपको लास्ट में क्या करना है? ये नाम लिख के 8 लिखना है लास्ट में। अगर कोबाल्ट है तो कोबाल्टेट, निकल है तो निकलेट, जो भी। समझ में आया? ये हो गया रूल नंबर 6। ओके, तो आज हमने नॉमेनक्लेचर के रूल्स पढ़े। नेक्स्ट क्लास में हम ये सारे के सारे रूल्स को याद रख के क्या करेंगे? नेमिंग सीखेंगे, राइट?